नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, आप समझिएगा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रश्न कर रहा है, जब भी हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख में, कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, किस पे बनता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत विद्यार्थी में से आप सभी जानते होंगे कि उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख में, रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, जब आंख बहुत दूर की वस्तु पर फोकस की जाती तो सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है? सबसे कम तनाव में रहती है, थोड़ा तनाव में रहती है, सबसे अधिक तनाव में रहती है या तनाव में नहीं रहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जब आंख बहुत दूर की वस्तु पर फोकस की जाती है तो सिलियरी मांसपेशियां सबसे कम तनाव में रहती है। ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निकट दृश्य वाली आंख किन वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? यानी प्रश्न कर रहा है कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उसको कह दिया डॉक्टर ने इसको निकट दृष्टि दोष है, तो वह किन वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो वह नजदीक की ही वस्तु को साफ साफ देख सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, निकट इस वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट इस वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इस आपका यह कि मायोपिया वही है जो है, तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, हाइपरमेट्रोपिया वही है जो है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष में आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है? नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः, समान नेत्र के लिए यानी कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः, तो सबसे पहले दोस्तों पूछा है निकट। निकट तो आप सभी जानते हैं कि निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 cm। कितना होता है? 25 cm होता है। और दूर बिंदु यानी कि अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले हमको निकटतम पूछा है, तो पहले यहाँ पे हमारा निकटतम 25 cm है, फिर बाद में पूछा है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत तक। यानी कि हम लोग निकटतम सबसे कम 25 cm की दूरी को साफ साफ देख सकते हैं और अधिकतम पूछा जाए तो अनंत बहुत दूर तक हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पहले पूछा गया निकटतम, तो निकटतम यहाँ पहले दिया गया 25 cm और दूर बिंदु दिया है लास्ट में, तो लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है नेत्र के किस दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है? नेत्र के किस दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, यानी बी दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओ बिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति दो फोकसीय लेंस का प्रयोग करता है तो वह प्रीत है। कोई व्यक्ति दो फोकसीय लेंस का प्रयोग करता है तो वह प्रीत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष दोनों दोष से वह ग्रस्त है, प्रीत है, जो कि वह दुफोकसीय लेंस का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका अगला नंबर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है,
क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार में लिया जाता है या किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गो बिल्कुल सही। सूक्ष्मदर्शी का, बहुत छोटी छोटी वस्तु को देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। अगला प्रश्न है आपका कि बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को बिल्कुल सही है। दूरबीन का, बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है दूरबीन का, और छोटी सी छोटी वस्तु को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है किसका? सूक्ष्मदर्शी का। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, दूरबीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, वस्तु की ओर वाला लेंस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अभिदृश्यांक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका केंद्र पर सूर्य है? निम्नलिखित में किसके केंद्र पर सूर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है, यानी सी नंबर, सौर मंडल के, सौर मंडल के। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो बुध सबसे अधिक गर्म है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है तो बृहस्पति, बृहस्पति को सबसे ज्यादा उपग्रह है, और पृथ्वी को एक ही ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, सॉरी ग्रह है, तो शुक्र और बुध। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, कौन कौन से? शुक्र और बुध। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है, ध्रुव तारा। प्रश्न 18 नंबर, निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्वेत विमान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट, लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट है। अगला प्रश्न है आपका कि ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, तारामंडल है। दूध मेखला क्या है? दूध मेखला क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आकाश गंगा है। दूध मेखला क्या है? आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है, एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है? 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका पारसेक मात्रक है, पारसेक मात्रक है किसका मात्रक है? तो पारसेक मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है कि खगोलीय शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय निर्धारित करते हैं। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 गुना 10 पे पावर 9 वर्ष, 15 गुना 10 पे पावर 9 वर्ष। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन पर परमाणु बम आधारित है। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किससे? हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों से। सूर्य किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों से सूर्य बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है आपका मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनती है?
तो दोस्तों यह प्रश्न पहले भी हो चुका है आपका कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है, तो रेटिना पर बनती है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है, तो सिलियरी मांसपेशियां होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है सिलियरी मांसपेशियां। अगला प्रश्न है आपका, आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शक पदार्थ को कहते हैं। आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी पदार्थ को कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, यानी हमारे आंख पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। सामान्य आंख के रेटिना दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है। नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा समक्षमता। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं, तो प्रकाश के वर्ण की दिखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, तो अप्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष को होता है, उसका चश्मा क्या होता है? अप्तल लेंस होता है। पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं शुरू में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। जिसे दूर दृष्टि दोष है उसे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मे में प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो आप सभी जानते हैं कि 25 cm होती है। अगला प्रश्न देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाने वाला लेंस होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका द्विफोकसीय लेंस। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? द्विफोकसीय लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह प्रश्न था, बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्रश्न है कि आपका उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है
तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है दर्पण। वह क्या हो जाएगा? दर्पण। जो भी चिकनाहट वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा होता है। प्रश्न है 11 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है कि R बराबर, यानी कि R बराबर त्रिज्या बराबर होता है 2F, F मतलब फोकस दूरी, तो 2 रह जाएगा। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? गुना 12 हो जाएगा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। तो 24 cm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, 12 दूना 24। तो अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यानी कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है, यानी कि क्या हो जाएगा? वह 20 cm हो जाएगा। तो देखिए F बराबर होता आपका R/2, F बराबर R/2। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है आपको? 40, तो 40/2, तो 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, 20 cm। अगला प्रश्न देखिए, 10 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक व्यक्ति बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, एक गोलीय दर्पण से 5 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब दर्पण में 30 cm की दूरी पर उसी ओर बनाता है जिस ओर वस्तु बीम है, तो आवर्धन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, आपका आवर्धन बराबर सूत्र होता है, यानी m बराबर सूत्र होता है -v/u। तो v/u कितना आपका? -5, तो माइनस माइनस कर जाएगा, 6×5 = 30, यानी कि यहाँ पे दिया गया आपको कि m बराबर v/u। तो आप 30u/v का फॉर्मूला बैठा करके आराम से निकाल सकते हैं, -6 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है? अवसारी है। अवतल दर्पण क्या है? अवसारी दर्पण है। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण में। तो दोस्तों यह आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल आप लोग को विज्ञान से ही प्रश्न को इसी तरह से VVI प्रश्न लाएंगे जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।